सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले आपको एक पाकिस्तानी आतंकी का वीडियो दिखाते हैं जिसकी लोकेशन बांग्लादेश है। यह आतंकी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन किसी नेता की तरह यह बांग्लादेश दौरे पर गया है। किसी नेता की तरह वहां वो नफरत का प्रचार कर रहा है, जिहाद की बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाफिज और मसूद से उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हो कि जाओ बांग्लादेश का ब्रेन वॉश करो, जाओ बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा बना दो, जाओ बांग्लादेश के युवाओं के दिमाग में कूट कूट कर कट्टरपंथ भर दो। ये भारत के पूर्वी बॉर्डर पर एक बड़ा खतरा है, यानी बांग्लादेश में बड़ी साजिश हो रही है जिसका डायरेक्टर पाकिस्तान है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका वीडियो सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 120 सेकंड के इस वीडियो में पाकिस्तानी आतंकियों का मिशन बांग्लादेश में छिपा है। नेता की तरह रैली करने वाले, भाषण देने वाले इस आतंकी का नाम है मजहर सईद शाह, जो पीओके में नेता भी रह चुका है। अब वो बांग्लादेश में जिहाद के नाम पर कट्टरपंथ की सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। सही मायने में ये बांग्लादेश का हाई वोल्टेज जिहाद है। पाकिस्तान के ये आतंकी बांग्लादेश को 100% अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इसके बाद बांग्लादेश में वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाने के बाद ये अब बांग्लादेश के सियासी सॉफ्टवेयर में आतंकवाद को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसके लिए वीडियो का वो प्रचार टूल बना रहे हैं। आतंकी जो खुद को नेता कहता है, उसका नाम है मजहर सईद शाह। पीओके में कई बार इस तरह के भाषण वो दे चुका है, युवाओं का ब्रेन वॉश कर चुका है। अब नया ठिकाना उसने बांग्लादेश को चुना है, क्योंकि बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि इसकी तैयारी भी कुछ ऐसी है। आप इस वीडियो के 5 पॉइंट से हाईटेक जिहाद वाली मंशा को भी समझ सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में युवाओं को संबोधित करते हुए मजहर सईद शाह ने अपील की, सोच समझकर चुनाव करना। जिहाद जिंदा है, जिहाद एक धार्मिक कर्तव्य है, ये भी वो आतंकी कह रहा है। सियासत इस्लामिया नबी वाला काम है। युवाओं में ये संदेश दे रहा है कि हम एक थे, एक ही रहेंगे। आपको ये भी समझना चाहिए कि भारत के पूर्वी बॉर्डर पर ये कितनी बड़ी चिंता है। भौगोलिक स्थिति को बताते हुए आपको ये जानकारी भी देते हैं। भारत और बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। इसमें से 3232 किलोमीटर के हिस्से पर बाढ़ लग चुकी है। 864 किलोमीटर अभी भी बाढ़ रहित है। मतलब ये क्षेत्र घुसपैठियों और आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि 174 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां भौगोलिक चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए ये दलदली इलाका है, नदियां या पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां बाढ़ लगाना संभव नहीं है। शेष भाग पर बाढ़ लगाने की प्रक्रिया चल रही है। ये जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने फरवरी 2025 में दी थी। सोच कर देखिए, बांग्लादेश में हाई वोल्टेज जिहाद वाली साजिश सफल हुई तो भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा होगा। ऐसे बॉर्डर पर आतंकी आ गए तो क्या होगा। इस चिंता की वजह यह भी है कि जो आतंकी बांग्लादेश को ब्रेन वॉश कर रहा है, उसका सीधा संबंध जैश ए मोहम्मद से रहा है। मजहर सईद शाह मसूद का करीबी रहा है। वो मसूद को अपना मुखिया मानता है। मसूद के निर्देश पर वो जिहाद की क्लास लगाता है, ब्रेन वॉश का पाठ पढ़ाता है। मजहर सईद शाह के जैश कनेक्शन को डिकोड करने वाला वीडियो भी हमारे पास है जो वायरल हो रहा है। ये आतंकियों के जनाजे की तस्वीर है जिसमें मजहर सईद शाह फ्यूनरल को लीड कर रहा है, मारे गए आतंकियों को सम्मान दे रहा है। ये मुजफ्फराबाद का वीडियो है जहां आतंकी कैंप में आतंकियों के जनाजे में मजहर सईद शाह शामिल हुआ था। बांग्लादेश में कट्टरता की कहानी सिर्फ एक आतंकी, एक वीडियो, एक भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की सत्ता में कट्टरता हावी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में जमातियों और जिहादियों पर न सिर्फ रहम कर रही है बल्कि छूट भी दे रही है। इसमें 2 संगठनों का नाम मुख्य रूप से आ रहा है। एक है जमाते इस्लामी, जिसका प्रमुख शफीकुर रहमान है। ये संगठन कट्टरता के लिए कुख्यात है। दूसरा है BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी कमान इस वक्त खालिदा जिया के हाथों में है। रिपोर्ट के अनुसार दावा है कि बांग्लादेश की सत्ता में कट्टरपंथियों और आतंकियों का प्रभाव बढ़ा है। जब से शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है, कट्टरपंथियों को जिहाद फैलाने का लाइसेंस मिल गया है। यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले BNP को सत्ता में लाने की तैयारी है। खबर यह भी है कि कट्टरपंथी जमाते इस्लामी को खुली छूट दी गई है। इसे विस्तार से समझिए। दावा यह है कि बांग्लादेश में मीडिया हाउस, न्यायपालिका और जांच एजेंसियों पर जमाते इस्लामी का कब्जा हो रहा है।
चिंता की बात यह है कि भारत के लिए पूर्व में दूसरा पाकिस्तान बन रहा है, यानी पूर्वी बॉर्डर पर खतरा 2.0। बांग्लादेश में कट्टरवाद और आतंकवाद वाले डर के बाद आइए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां एसआईआर वाला डर चल रहा है। बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग की तरफ से बूथ लेवल पर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जा रही है। इस वजह से बांग्लादेश के घुसपैठियों में इस पड़ताल का डर देखा जा रहा है। जानकारी मिली है कि एसआईआर वाले डर की वजह से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पार करने की कोशिश में हैं। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ 24 परगना जिले के हकीमपुर, तराली और जयानगर इलाकों में सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जाने की फिराक में हैं। ये ज्यादातर वो लोग हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता के वैध दस्तावेज नहीं है। ऐसे में उन्हें डर है कि वो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पकड़े जा सकते हैं। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक वापस बांग्लादेश जाने वाले नागरिकों का चेहरा और फिंगरप्रिंट्स स्कैन किए जा रहे हैं। पूरी जांच की जा रही है ताकि वो दोबारा अवैध तरीके से वापस ना आ सके। घुसपैठियों में भागम भाग वाली रिपोर्टिंग के लिए टीवी9 संवाददाता रविशंकर दत्ता बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान कई हैरान कर देने वाली जानकारियां भी सामने आई। पता चला कि जंगल के रास्ते घुसपैठ होती है। कुछ एजेंट पैसे लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में एंट्री दिलाते हैं। आप खुद देखिए कैसे टीवी9 के कैमरे पर बांग्लादेश से आए लोगों ने इसकी गवाही दी। नॉर्थ 24 परगना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर का सबसे बड़ा समस्या है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बांस की झाड़ी, ऐसा रात के अंधेरे में बांग्लादेशी जो इलीगली नॉन फेंस बॉर्डर से भारत घुस जाते हैं, ऐसे बांस बागान में आके बैठ जाते हैं। और यहाँ से कहा जा रहा है ऐसे कि यहाँ से जो दलाल आता है पैसा लेके यहीं से चोरी छुपे रास्ते उनको भारत पहुंचा देता है। इस वक्त ऐसा एक नॉन अनआइडेंटिफाइड लोकेशन में हम हूँ। आप देख सकते हैं कैसे गंभीर ये बांस का जंगल है और यहाँ पे लोग अगर आके बैठ जाता है तो किसी को नहीं पता चलेगा। बीएसएफ के सूत्र मुताबिक हम लोगों को पता चला है कि ऐसे वो रात के अंधेरे में ऐसे फेंस के अंदर फेंस क्रॉस करके ऐसे बांस झाड़ के अंदर आके बैठ जाते हैं और वहीं पे वेट करते हैं जब दलाल आती है, उसके बाद पैसा लेके चोरी छुपे रास्ते से वो पहुंच जाते हैं भारतवर्ष। আপনারা এসেছিলেন কিভাবে? কোনো দালাল ধরে এসেছিলেন বা কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলেন কিভাবে? না, দালাল ধরে আইছিলাম আমরা। আচ্ছা, কত টাকা নিয়েছিল দালাল? দালাল নিল এক একজনের কাছ থেকে এক এক রকম নেয়, কারো কাছে 10,000। কত একটু যদি বলেন? 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। তো এই যে দালালরা এসেছিলেন কোন বর্ডার দিয়ে এসেছিলেন? মানে রাস্তার কোন রাস্তা দিয়ে? এটা জানি না, আমি তো এমনি নতুন আইছি, চিনি না। आज जब जो लोग वापस जा रहे हैं वो अपना लोकेशन या तो दलाल के नाम नहीं बता रहा है, बस ये बता रहा है 10,000 रुपया दे के हम लोग भारत पहुंचे थे। लेकिन ऐसे जो बांस झाड़ी है जो कि नॉन फेंस लोकेशन में होते हैं वो सबसे बड़ा खतरा है बीएसएफ के लिए और हमारा देश के लिए। इसीलिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो नॉन फेंस्ड एरिया है जिसमें अभी तक कांटातार नहीं है उसमें फेंस लगाना बेहद जरूरी है। बंगाल में एसआईआर पर सियासी स्कोर हासिल करने की कोशिश भी खूब हो रही है। एसआईआर को लेकर अब तक दोनों तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही थी। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को रोकने के लिए कहा है। ममता ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया अराजक और खतरनाक है। इसके लिए बीएलओ को ना तो सही ट्रेनिंग मिली है और ना ही पर्याप्त समय दिया गया है। उन्होंने एसआईआर को लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता के लिए खतरा बताया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ये सब कुछ घुसपैठियों को बचाने के लिए कर रही हैं। एसआईआर वाले कलेश पर विस्फोटक बयानों वाली ये न्यूज रील आप भी देखिए। ये भारतीय नहीं है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंग्या है, इनको भाग जाना चाहिए। हाँ, ये ममता बनर्जी इनको दामाद बना के रखा था, दामाद बना के रखा था। The Central Election Commission, they should take the responsibility, and our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, she has pointed out the major problem, and the system was not smooth, and CEC is surely highly influenced by भारतीय जनता पार्टी। अगर उसका पास आप पहुंचिएगा तो उसका पास से आधार भी आपको मिलेगा, उसका पास पैन भी आपको मिलेगा, वोटर आईडी भी मिलेगा, सब तृणमूल ने बना कर दिया था। अब ये लोग भाग रहे हैं।
ममता बनर्जी ने अपने पत्र में बीएलओ पर बढ़ते काम के दबाव का भी जिक्र किया है। आरोप लगाया कि टारगेट पूरा न होने पर बीएलओ को धमकी दी जा रही है। कल ही उन्होंने दावा किया था कि एसआईआर शुरू होने से अब तक 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया जिसमें बीएलओ की आत्महत्या की खबरों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को जिम्मेदार बताया गया। सिर्फ बंगाल ही नहीं, कई दूसरे राज्यों में भी ऐसी खबरें सामने आई हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर में बीएलओ के सुसाइड करने और सवाई माधोपुर में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत की खबर है। मध्य प्रदेश में भी 30 से ज्यादा बीएलओ पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कुल 65,000 बीएलओ हैं, लेकिन सिर्फ एक ने अपना टारगेट पूरा किया। बीएलओ पर बढ़ते काम के दबाव पर देश के 2 राज्यों से TV9 की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। क्या एसआईआर बीएलओस के लिए सरदर्द बन चुका है? क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर काम समय पर नहीं करने पर 30 से ज़्यादा बीएलओस पर कार्रवाई हुई है, उन्हें सस्पेंड किया गया है और एक कथित रूप से सुसाइड भी हुआ है। 2003 की जानकारी वोटर्स दे नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। रिटायरमेंट के बिल्कुल नजदीक 3 महीने बचे मेरे, लेकिन मुझे दिन रात धमकियां मिलती हैं कि भाई आपको नौकरी करनी है या नहीं। कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ ना सीमांकन है ढंग से, ना लोग रहे। अच्छा, लोग यहाँ से बाहर जा चुके, झुग्गियाँ खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन वो नाम उन्हें जुड़वाना है। हम लोग दिन रात प्रेशर में काम कर रहे हैं। खुद ही को भरना पड़ रहा हो तब कलेक्ट हो पा रहे हैं, और ऊपर से आदेश है कि इसमें आपको दिन में 100 फॉर्म भरना है। अब 100 फॉर्म कैसे भर देगा? अगर कोई भी बीएलओ अगर मरीज है, मेरे जैसा मरीज है, तो वो इतना 100 फॉर्म नहीं कलेक्ट कर पाएगा। तो ये समस्या भी नहीं सुनते हैं लोग, और अगर अपन कोई बताते तो नहीं सस्पेंड करेंगे, ड्यूटी तो आपको करना पड़ेगी। और समय काफ़ी कम दिया गया है। हाँ, समय काफ़ी कम दिया है, और ऊपर से प्रेशर के नहीं, आज 100 लोगों का तो क्लियर करके दे, नहीं तो सस्पेंड करें। हाँ, ऐसा है। 30 लोग तो सस्पेंड हो ही चुके हैं पूरे प्रदेश में। जी सर। फील्ड में बहुत जाने के बाद परेशानी आ रही है। हम 3 से 4 बार तो जाके आ गए, उसके बाद भी लोग फॉर्म सबमिट नहीं करा रहे हैं, और अभी तक लोगों ने फॉर्म ही फिल नहीं किया है। 200 का टारगेट आपको दिया गया है, क्या ये पूरा हो जाता है एक दिन में? नहीं सर, नहीं हो पाता है टारगेट। तो ये 200 का जब टारगेट पूरा नहीं होता है तब फिर आप क्या करते हैं? क्या रात को भी जाते हैं, संपर्क करते हैं? सर, रात को हमको 2 बजे तक काम करना पड़ता है जाके। कई बार तो ये भी होता है कि आगे से मैसेज आता है कि आज आपको पूरी रात काम करना पड़ता है। सर, बहुत प्रेशर आ रहा है थोड़ा काम का। और अब बिहार में नई सत्ता की बात करते हैं, जिसके केंद्र में नीतीश कुमार हैं। आज उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के सीएम शामिल हुए। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली, जिसे मिलाकर नीतीश कुमार की नई सरकार में कुल 27 मंत्री शामिल हुए। करीब 36 मिनट तक चले इस शपथ ग्रहण समारोह में 2 तस्वीरें काफी खास थी। पहली तस्वीर पीएम मोदी के गमछा लहराने की थी। गांधी मैदान में उन्होंने गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। दूसरी तस्वीर कई मंत्रियों के एक साथ शपथ लेने की थी, जिसमें मंत्रियों की आवाज गूंज रही थी। साफ साफ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा क्यों हुआ कि एक साथ ही इतने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई? इसकी वीडियो कुंजी देखेंगे, लेकिन पहले मंत्रिमंडल के जाति समीकरण को समझ लेते हैं। बिहार सरकार में आज मुख्यमंत्री समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ली है। सामान्य वर्ग के 8 मंत्री हैं, जिसमें राजपूत 4, भूमिहार 2, ब्राह्मण 1, कायस्थ 1। पिछड़ी जातियों से 9 मंत्री हैं, कुशवाहा 3, कुर्मी 2, वैश्य 2 और यादव 2। अति पिछड़ी जातियों के 3 मंत्री बने हैं, मल्लाह 2 और ईबीसी कैटेगरी से 1। 5 दलितों को मंत्री बनाया गया है, जबकि मुस्लिम मंत्रियों की संख्या 1 है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कैबिनेट में जाति समीकरण का भी खूब ख्याल रखा गया है। राजपूत और दलित समुदाय से सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद भूमिहार और कुशवाहा को कैबिनेट में तरजीह दी गई है। नीतीश कुमार की सरकार में यादव समीकरण को भी साधा गया है। 14% आबादी वाले यादव समुदाय के 2 मंत्री बनाए गए हैं। जेडीयू कोटे से एक अल्पसंख्यक मंत्री भी बनाए गए हैं। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं
सम्राट चौधरी। मैं विजय कुमार सिन्हा। मैं मंगल पांडे। बड़ी जिम्मेदारी है इस बार सरकार पर, 20 वर्षों के बाद फिर से सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ, ऐसे में इस सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित रूप से जनता ने जितना बड़ा आशीर्वाद दिया है उतनी ही मेहनत से बिहार के विकास में हम सब लोग एड़ी चोटी एक करेंगे। नीतीश कुमार जी 10वीं बार और 20 साल के बाद भी न कोई एंटी इनकम्बेंसी बल्कि प्रो इनकम्बेंसी कहा जा रहा है। आप कारण क्या मानते हैं? काम है, 20 साल के काम है। केंद्र सरकार से भी बहुत हमें अनुदान मिले हैं पिछले 1.5 साल में। पहले भी तो मोदी अंकल का काफ़ी उनका भी योगदान है, पिताजी का योगदान है। तो हम सबका जो एनडीए परिवार है उस पर सब जनता ने विश्वास किया है। ये उम्मीदों की सरकार है, कैसे उम्मीद पूरी करेंगे? बहुत सारा उम्मीद है, उम्मीद पहले भी पूरा हुआ है सरकार से, आगे भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया, जो महिलाओं का भरोसा लगातार एनडीए को मिला, इस बार प्रचंड बहुमत से जीते, उसमें महिलाओं की कहीं न कहीं भूमिका सर्वोपरि रही है। मैं पूरे बिहार के अंदर पहले भी चलता था, काम करता था, आगे जो जिम्मेदारी मिली है ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। आपको लगता है कि मंत्रिमंडल बैलेंस है इस बार भी? हाँ, अब तो देखिए, अब तो सीनियर लीडर सारे लोग बैठेंगे, करेंगे, लेकिन जो भी लोग आए हैं कैबिनेट में देख रहा हूँ, सारे लोग एक जिम्मेवार हैं और जो भी जिम्मेवारी मिलेगी पूरे बिहार में हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। प्रेस पार्टी की खासियत है कि एक समान कार्यकर्ता को भी अवसर देती है विधायक बनने का, मंत्री बनने का। शायद दूसरे दलों में ये संभव नहीं है। इस बार इस सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी है 20 वर्षों के बाद। बिल्कुल, जनता ने अपार समर्थन आशीर्वाद दिया है। नीतीश जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब इस चुनौतियों को पार करेंगे, जनता के अपेक्षा पर खड़ा उतरेंगे। आपका स्पोर्ट्स का भी बैकग्राउंड रहा है, क्या पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेशंस, किस तरह की जिम्मेदारी निभाना आपको पसंद है, उसके बारे में कुछ अगर बताएं। देखिए, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अपने 100% क्षमता के अनुसार उसका निर्वहन करेंगे और आगे पोर्टफोलियो जब बटेगा तो सबको पता चल जाएगा। जातीय समीकरण से अलग पीएम मोदी के गमछा लहराने वाली तस्वीर भी काफी चर्चा में है। दरअसल इस बार पीएम मोदी ने बिहार में गमछा लहराकर लोगों के अभिवादन करने का एक ट्रेंड शुरू किया। चुनाव के दौरान भी वो अपनी रैलियों में गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते थे। आज जब वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए बिहार पहुंचे तो यहाँ भी उन्होंने गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया और उनका अभिवादन स्वीकार भी किया गया। एक और तस्वीर जिसकी काफी चर्चा रही वो है कई मंत्रियों के एक साथ शपथ लेने की। आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक मंत्री एक बार में शपथ लेता है। राज्यपाल उनकी भाषा, उनके द्वारा इस्तेमाल शब्दों पर काफी ध्यान देते हैं कि वो शब्दों का गलत उच्चारण ना करें, जिससे शपथ का मतलब ही बदल ना जाए। यानी शपथ दिलाने वाले का काम सिर्फ शपथ पढ़वाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि शपथ अपने भाव और गंभीरता के साथ ली जा रही है या नहीं। 2015 में जब तेज प्रताप यादव ने गलत शपथ पत्र पढ़ा तो तब के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उन्हें दोबारा सही से पढ़वाया था। यानी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज जब शपथ हो रही थी तो इसमें एक साथ कई मंत्री शपथ ले रहे थे। किसी की आवाज स्पष्ट नहीं थी, संभव है कि गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन समूह की आवाज में ये दब गई होंगी। वैसे इस दौर में ये देखा गया है कि जब भी मंत्रिमंडल बड़ा होता है और वक्त कम, तो इसी तरह सामूहिक शपथ की व्यवस्था की जाती है। इन दोनों वीडियो के अलावा बिहार में आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की भी काफी चर्चा है। वो खुद राज्यसभा से सांसद हैं, उनकी पत्नी विधायक बनी है और बेटा आज बिना चुनाव लड़े ही नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बन गया। यानी पूरा परिवार जन सेवा के कठिन काम में लगा हुआ है। इसी तरह से बिहार में जीतन राम मांझी का भी परिवार है, जो खुद केंद्र में मंत्री हैं। इनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी, समधन ज्योति देवी और दामाद प्रफुल्ल मांझी तीनों विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने मंत्री सिर्फ संतोष सुमन को ही बनाया है। वैसे राजनीति के परिवारवाद में थोड़ा और गहराई तक जाएं तो विपक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता और पूर्व सांसद शकुनी चौधरी का नाम लेकर उन्हें भी घेरता है। पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को भी परिवारवाद से जोड़ा जाता है। और तो और जेडीयू के अशोक चौधरी, जो खुद मंत्री हैं, उनकी बेटी एलजेपी से सांसद हैं। इन्हें परिवारवाद का ही स्वरूप कहा जाता है। वैसे एक तस्वीर आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी थी, जो राजनीति से कई प्रकाश वर्ष दूर हैं। आज जब उनके पिता 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो वो दर्शक दीर्घा में बैठे थे। अब न्याय की सत्ता से एक बड़ा अपडेट है, उसकी बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर बड़ा फैसला दिया, जिसमें हर पक्ष अपनी जीत देख रहा है।
आदेश कुछ ऐसा है जिसमें सबके लिए उम्मीद है, इसलिए इसकी व्याख्या भी उसी तरह से हो रही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने को लेकर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 111 पन्नों का जजमेंट दिया। जजों के ओपिनियन को आप इन पॉइंटर्स के जरिए समझ सकते हैं। सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ के मुताबिक अदालत राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने यह भी माना कि विधेयकों पर राज्यपाल अनिश्चित काल तक रोक नहीं लगा सकते, यानी एक उचित समय में निर्णय लेना होगा। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक रूप से राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस आधार पर पीठ ने कहा कि तमिलनाडु मामले में 2 जजों की पीठ का दिया गया निर्देश गलत है। कोर्ट ने भले ही कोई समय सीमा तय नहीं की, लेकिन आर्टिकल 200 के तहत बिल को लेकर राज्यपालों को 3 विकल्प जरूर स्पष्ट कर दिए। राज्यपाल विधेयक को या तो मंजूरी दे सकते हैं, कुछ कमेंट के साथ विधानसभा को लौटा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। यानी अनंत काल तक उस बिल की फाइल अपने पास दबाकर बैठ नहीं सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर आगे भी राज्यपाल ने लंबे समय तक बिल लटकाने वाला काम किया तो क्या होगा? आदेश के मुताबिक उस परिस्थिति में कोर्ट का दरवाजा खुला है और सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। आर्टिकल 200 के तहत ही उचित समय सीमा में उनसे अपना कर्तव्य निभाने के लिए कह सकता है कोर्ट। राज्यपाल को उनके निर्णयों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन संवैधानिक कोर्ट उनके फैसलों की जांच कर सकता है। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल ने सरकार के बिल अनिश्चित काल तक लंबित रखे थे, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। उस याचिका पर इसी साल अप्रैल में 2 जजों की पीठ ने फैसला देते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की समय सीमा तय कर दी थी। साथ ही गवर्नर की तरफ से देरी को गलत माना था। यही नहीं, लंबित बिलों को भी अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्वीकृति दे दी थी। सर्वोच्च अदालत के उस फैसले को राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में दखल माना गया और इसी मुद्दे पर राष्ट्रपति ने संवैधानिक पीठ से राय मांगी थी, जिस पर आज ये फैसला आया है। The Honorable Supreme Court has concluded that the power under Article 200 and 201 of the Constitution of India is a discretionary power and the governor is not bound by the advice of the Council of Ministers in the matter of taking decision on a bill. Suppose governor வந்து unnecessary டிலே பண்ணா சம்பந்தப்பட்ட மாநிலம் வந்து உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகி இந்த மாதிரி நாங்க வந்து ஒரு சட்டத்தை இயற்றி இருக்கிறோம், அதை வந்து கவர்னர் வந்து அசென்ட் கொடுக்காம வச்சிருக்காங்க, unnecessary டிலே பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதனால அந்த டிலே பண்ண கூடாது, பண்ணது தப்பு என்ற ஒரு லிமிட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து The Supreme Court has made it very, very clear that the governor is still an S-man, a postmaster and a rubber stamp. Beyond that, he does not have any other powers. He does not have a pocket veto. There is not a fourth option that the governor can reject a bill. That is not how our constitutional scheme of things work. देखिए, गवर्नर्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर उसमें ताखीर करते हैं, देर करते हैं, तो बड़े अदब के साथ कहूँगा कि वो लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं। गवर्नर कोई इलेक्टेड नहीं होता, अपॉइंटेड होता है। उनकी जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर, अगर पूरी विधानसभा ने एक कानून बनाया है और आपको सिग्नेचर करने हैं, अगर आपको लगता है कि इसे वापस जाना चाहिए तो वापस भेज दीजिए। इसमें देर करना, ताखीर करना तो लोकतंत्र को कमजोर करने के मुताबिक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय सेना के हथियारों वाली सत्ता की, जो आने वाले दिनों में और मजबूत होने वाली है, क्योंकि भारतीय सेना को अब ऐसे 2 ब्रह्मास्त्र मिलने वाले हैं जो कुछ सेकंड में ही दुश्मनों के टैंक, बंकर और कैंप को तबाह कर सकते हैं। एक का नाम है जावेलिन मिसाइल सिस्टम और दूसरे का नाम है एक्सकैलिबर स्मार्ट गोले। आप में से बहुत सारे न्यूज़ मित्रों ने रूस यूक्रेन युद्ध के वीडियो देखे होंगे, जिसमें यूक्रेनी सैनिक एक छोटे से मिसाइल सिस्टम को अपने कंधे पर रखते हैं। जैसे ही कोई रूसी टैंक उनके टारगेट पर आता है, मिसाइल फायर होती है और अगले कुछ सेकंड में टैंक तबाह हो जाता है।
टैंकों को तबाह करने वाले इसी छोटे से मिसाइल सिस्टम का नाम है जावेलिन मिसाइल सिस्टम। यही वो हथियार है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में T-72, T-90 जैसे रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। यूक्रेन को यह हथियार अमेरिका से मिला है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसे भारत को बेच रहे हैं। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने इस डील को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक जावेलिन मिसाइल सिस्टम वाली ये डील करीब 405 करोड़ रुपए में हुई है। इस डील के मुताबिक 100 जावेलिन मिसाइलें, 25 जावेलिन लाइटवेट कमांड लॉन्च यूनिट मिलेंगी। इसके अलावा इसमें ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स का खर्च भी शामिल है। जावेलिन एंटी टैंक मिसाइल पूरी दुनिया में अपने हल्के वजन और आसान इस्तेमाल के लिए मशहूर है, जो 4 किलोमीटर दूर से दुश्मन के टैंक को निशाना बना सकती है। इस काम को पूरा करने में जावेलिन मिसाइल को सिर्फ 15 से 25 सेकंड का वक्त लगता है। 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती मिसाइल से दुश्मन का बचना करीब करीब नामुमकिन है। इसका वजन करीब 22 किलो और लंबाई 1 मीटर से ज्यादा है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे फायर एंड फॉरगेट की श्रेणी में रखा जाता है, यानी इसे फायर करने के बाद सैनिक का काम खत्म। सैनिक फायरिंग के तुरंत बाद अपनी जगह बदल सकते हैं या किसी दूसरे खतरे से निपटने के लिए इसे रीलोड कर सकते हैं। फायरिंग की बात करें तो सैनिक जावेलिन मिसाइल को कंधे पर रखता है। इसका CLU यानी कमांड लॉन्च यूनिट टारगेट को ढूंढने में मदद करता है। जैसे ही टारगेट लॉक होता है, मिसाइल फायर की जाती है। 10 से 15 मीटर सीधा जाने के बाद मिसाइल पहले तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, फिर इंफ्रारेड तरंगों से टारगेट की पहचान करती है। टारगेट वाले टैंक के ऊपर पहुंचकर सीधे नीचे की तरफ आती है और टैंक के सबसे कमजोर ऊपरी हिस्से पर अटैक करती है, जिससे कुछ ही सेकंड में पूरा टैंक तबाह हो जाता है। अगर टारगेट के ऊपर पहुंचना संभव ना हो तो डायरेक्ट मोड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्डिंग में छिपे दुश्मनों और हेलीकॉप्टर जैसे टारगेट पर हमला करने के लिए ऐसा किया जाता है। जावेलिन मिसाइल की ताकत भी इसे खास बनाती है। ये 760 मिलीमीटर से ज़्यादा मोटे स्टील या कंक्रीट को भी भेज सकती है, वो भी हर मौसम में, फिर चाहे धुआं हो या कोहरा। ये मिसाइल -45 से 60 डिग्री तापमान तक में काम कर सकती है। जावेलिन को सबसे पहले US आर्मी और मरीन कोर के लिए बनाया गया था। 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट ने जल्दी ही इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और इसे टैंक किलर कहा जाने लगा। यहाँ ये जरूर बता दें कि भारतीय सेना के पास पहले से कुछ जावेलिन मिसाइल मौजूद हैं। ये मिसाइलें खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की सीमा पर काम आएंगी। इनके रहते दुश्मन के टैंकों का भारतीय सीमा के करीब आ पाना मुमकिन नहीं है। अमेरिका से भारत को सिर्फ जावेलिन मिसाइल ही नहीं बल्कि एक ऐसा स्मार्ट आर्टिलरी गोला भी मिलने वाला है जिसकी ताकत 10 पारंपरिक गोलों के बराबर है। इस सुपर बॉम्ब को एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल कहते हैं। डील के मुताबिक भारत को 216 एक्सकैलिबर गोले मिलेंगे। ये एक ऐसा लेजर गाइडेड बॉम्ब है जो सटीक हमले में सक्षम है। एक्सकैलिबर गोला बारूद को हॉवित्जर तोप से फायर किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई आर्टिलरी सिस्टम से इसे फायर करना संभव है। अलग अलग आर्टिलरी सिस्टम के साथ इसकी रेंज 40 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक है। एक एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन की चौकियों या कैंपों को तबाह करने के लिए किया जाता है। जेवलिन एक काफ़ी आधुनिक हथियार है जो कि 2 लोग लेके चल सकते हैं। ये फायर एंड फॉरगेट है, टैंक के ऊपर से हमला कर सकता है और ये एक जैम करना भी इसको बड़ा मुश्किल है। कि एक्यूरेसी बहुत है जो इसकी प्रोजेक्टाइल है। जब एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल जो है ये प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है। इसका मतलब है कि इसकी जो जहाँ पर भी आप इसको टारगेट हिट करना चाहते हैं तकरीबन 2 मीटर की रेडियस के अंदर वो इसकी टारगेटिंग हिट हो जाती है। बहुत ज़रूरी कदम है और वैसे भी भारत और अमेरिका के डिफेंस रिश्ते जो हैं ये बहुत मजबूत हैं और इसी प्रकार से ये गो अहेड मिल गया है अमेरिका से ये हथियार ये एमुनेशन लेने के लिए। एक सटीक वेपन सिस्टम है और तकरीबन 2.5 से 50 किलोमीटर रेंज है इसकी, जो कि एक भारत की सेनाओं के लिए ताकत में बहुत बड़ा इजाफा करेगा। ख़ास तौर से जब हम कहीं हमला करने जा रहे हैं उससे पहले दुश्मन की पोस्ट को, उनकी कमांड पोस्ट को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, लॉजिस्टिक बेसिस को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर सकता है। ये जावेलिन मिसाइल जो है ये ऊपर ट्रैजेक्टरी लेती है और ऊपर से फिर नीचे को मारती है, जो सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है टैंक का। और इसलिए एक तरफ से वो भी एक तरफ से कागर सिस्टम बन जाता है।
और अब धर्म की सत्ता में धर्म ध्वजा की बात करते हैं, जो राम नगरी अयोध्या में लहराने वाले हैं। आज से सिर्फ 4 दिन के बाद 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर ध्वज को फहराएंगे। उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है। इस केसरिया रंग के खास ध्वज पर सूर्य, ओम और अयोध्या का शाही वृक्ष कचनार के प्रतीक बने हुए हैं। ये सभी चिन्ह सूर्य वंश के प्रतीक हैं। वैदिक मंत्रों के बीच ध्वजा लहराया जाएगा। ये ध्वजा अयोध्या पहुंच चुका है। इसका वजन 4 किलोग्राम का है। इसकी चौड़ाई 11 फीट है और लंबाई 22 फीट है। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त पूरा हो गया है, लेकिन कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश ये है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें